एक आर्मी जवान ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो कौन सा कदम उठाया जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे एक साथ दो जिंदगियों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। क्यों एक फौजी अपनी ही पत्नी से तीसरी बार शादी करना चाहता था। क्या हुआ था 22 सितंबर की रात को जिसने पूरे हिमाचल में कोहराम मचा दिया। आइए सब कुछ बताते हैं इस केस फाइल के बारे में। ये केस फाइल है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाड़ा की पंचायत बैरिया की, जहां 22 सितंबर 2025 को अंशिका का घर खुशी से चहक रहा था क्योंकि 24 सितंबर 2025 को उसकी शादी होने वाली थी, वो भी उसी के पसंद के लड़के से। अंशिका के परिवार में उसकी माँ और एक 10 साल का छोटा भाई था और सब लोग 24 सितंबर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और सारा काम खत्म करके माँ अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और जब 23 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे बेटी अंशिका को देखने कमरे में गई तो वो वहाँ पे नहीं थी। माँ ने पूरे घर में अंशिका को ढूंढा पर उसका कहीं भी अता पता नहीं था, जबकि रात को 11:30 बजे तक अंशिका माँ के साथ काम करवा रही थी। फिर अचानक वो कहाँ गायब हो गई, ये बात माँ को भी समझ नहीं आ रही थी। एक बार को तो माँ को लगा कि शायद काम के सिलसिले में कहीं गई होगी, वो लौट आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर दोपहर को पता चला कि फॉरेस्ट गार्ड ने बोरिया गांव में बोरिया रामनगर सड़क से कुछ मीटर की दूरी पर एक लड़की की बॉडी बरामद की है, जिसकी आधी बॉडी आग में पूरी तरह से जल चुकी है, जबकि पूरे शरीर पर जख्मों के गहरे निशान हैं। जल्दी ये खबर पुलिस चौकी में भी पहुंच गई। बॉडी का नाम सुनते ही पुलिस टीम लेकर तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गई और जब बॉडी के बारे में पूछताछ की तो कुछ लोगों ने बॉडी की पहचान कर उसे अंशिका बताया। जी हाँ, वही अंशिका जो घर से गायब हो गई थी और एक दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। पुख्ता पहचान के लिए जब पुलिस ने अंशिका की माँ को बुलाया तो वो बॉडी देखकर फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि ये बॉडी उन्हीं की बेटी अंशिका की थी, जिसे माँ एक दिन शादी के जोड़े में देखना चाहती थी। अब वही सफेद कफन में लिपटने की तैयारी में थी। लेकिन अंशिका के साथ ये सब किया किसने और क्यों? यही सवाल जब पुलिस ने माँ से पूछा तो उन्होंने प्रमेश के परिवार पर शक जताया। उन्हें शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि उन्होंने ही उसकी बेटी की जान ली है। लेकिन ये प्रमेश है कौन और उसके परिवार ने अंशिका को क्यों मारा? जब यही सवाल पुलिस ने माँ से किया तो खुलासा हुआ कि अंशिका की जिससे शादी होने वाली थी वही लड़का प्रमेश है, जो सालों से अंशिका के साथ रिलेशनशिप में था। प्रमेश भिंडला का रहने वाला है और पेशे से आर्मी जवान है, जिसकी साल 2020 में पहली बार अंशिका से मुलाकात हुई थी। अंशिका देखने में अच्छी थी और फौजी प्रमेश भी अच्छा था, इसलिए दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते दोनों लव रिलेशन में आ गए। लेकिन यूं अलग अलग रहना अब इन्हें पसंद नहीं आ रहा था। दोनों एक साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन प्रमेश ये बात जानता था कि उसका परिवार लव मैरिज के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए दोनों ने परिवार को बिना बताए ही साल 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली, ताकि अब चाहकर भी परिवार इनके रिश्ते को खत्म ना करवा पाए और दोनों को स्वीकार कर लिया जाए। जिस तरह अंशिका के पिता नहीं थे, ठीक उसी तरह प्रमेश के सर पर से भी पिता का साया उठ चुका था और उसके घर के मुखिया थे उसके चाचा, जिनकी रजामंदी से ही सारे काम होते थे। इसलिए प्रमेश ने भी अपने चाचा से ही बात करने का फैसला किया, पर अफसोस ना तो प्रमेश के चाचा ने इस शादी को एक्सेप्ट किया और ना ही अंशिका की माँ ने, बल्कि दोनों परिवारों में इतना ज्यादा तनाव हो गया कि मजबूरी में आकर साल 2024 में दोनों को तलाक लेना पड़ा। लेकिन ये जुदाई दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए अंशिका और प्रमेश डिवोर्स के बाद भी एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते रहे और इसी मिलने मिलाने में दोनों का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ने लगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए दीवाने थे और इन्हें अलग अलग रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए फिर से दोनों ने मई 2025 में शादी कर ली। लेकिन इस बार भी परिवार की कोई रजामंदी नहीं थी और जब परिवारों में पता चला कि दोनों बच्चों ने दोबारा शादी कर ली है तो फिर से तनाव का माहौल पैदा हो गया। लेकिन इस बार अंशिका प्रमेश को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके गर्भ में प्रमेश का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। इसलिए उसने सबके सामने ये बात कबूल की कि वो प्रमेश के बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर दोनों ही परिवार हक्का बक्का रह गए, क्योंकि भले ही दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन समाज की नजरों में ये सिर्फ लवर्स थे और बिना शादी के बच्चे को किस निगाह से देखा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दोनों परिवारों ने अंशिका और प्रमेश की जल्द से जल्द शादी कराने का फैसला कर लिया और दोनों परिवारों की आपसी सहमति से 24 सितंबर की डेट शादी के लिए फिक्स हो गई, जिसके लिए अंशिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अब वो समाज के सामने प्रमेश की पत्नी बनने वाली थी और जो भी सपने उसने संजोए हैं वो अब उन्हें प्रमेश के साथ पूरा कर सकती थी।
लेकिन अफसोस, शादी से ठीक एक दिन पहले ही उसकी बॉडी बरामद हुई और उसकी चिता के साथ सारे सपने भी आग में झुलस गए। लेकिन पुलिस, जिसने अंशिका को मारा, उसको बख्शने के मूड में नहीं थी। अंशिका की मां ने अपना शक रमेश के घर वालों पर ही जताया था, क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये जानकर पुलिस का दिमाग और ठनक गया और उन्होंने सच का पता लगाने के लिए तुरंत भिंडला गांव की तरफ रुख किया, जहां रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। इसलिए पुलिस रमेश के घर जाकर पूछताछ करती है, पर यहाँ रमेश नहीं होता है, क्योंकि उसने आर्मी यूनिट ज्वाइन कर ली थी। रमेश के ना होने पर 24 सितंबर को पुलिस उसके चाचा संजीव कुमार को अरेस्ट कर लेती है और फिर अगले दिन यानी 25 सितंबर को जम्मू की तरफ रुख करती है, जहां रमेश कुमार अपनी यूनिट में तैनात था। यहीं से पुलिस रमेश को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और उससे शुरुआत में बड़ी नरमी से सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन रमेश इस नरम लहजे का फायदा उठाकर पुलिस पर भी रौब झाड़ने लगता है। खुद को आर्मी जवान बताकर पुलिस को धमकियां देना शुरू कर देता है ताकि पुलिस उसको रिहा कर दे। लेकिन पुलिस उसके जाल में नहीं फंसती और बड़ी ही समझदारी से काम लेते हुए उसके चाचा संजीव कुमार को उसके सामने लाकर बैठा देती है, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर रमेश समझ जाता है कि पुलिस ने उसके चाचा के साथ क्या किया है और यकीनन चाचा ने सारी बात सच सच बता दी है। यही सब सोचकर अब रमेश का रौब भी कम हो जाता है और उसके चेहरे पर चिंता के बादल साफ मंडराने लगते हैं, क्योंकि अब वो चाहकर भी पुलिस से कुछ छुपा नहीं सकता था। इसलिए वो पुलिस को सारा सच बता देता है और एक ऐसे राज का खुलासा करता है जिसका सच सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बात है 22 सितंबर की रात की, जब करीब 11:30 बजे रमेश अंशिका को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर के पीछे आया हूँ, इसलिए तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। रमेश की ये बेकरारी देखकर अंशिका भी बिना सोच विचार किए उससे मिलने चली जाती है, पर वो इस बारे में ना तो अपनी माँ को कुछ बताती है और ना ही भाई को, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रमेश के साथ थोड़ा टाइम गुजार कर जल्दी घर आ जाएगी। इसलिए उसने माँ को बताना जरूरी नहीं समझा और चुपके से रमेश से मिलने चली गई। दोनों ने घर के पिछले हिस्से में कुछ मिनट बात की और फिर रमेश उसे लेकर घर से काफी दूर एक पहाड़ी इलाके में चला गया, जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ पहाड़, अंधेरा और पेड़ झाड़ियां मौजूद थे। लेकिन अंशिका के साथ उसका हमसफर था, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और दोनों यहीं बैठ गए। बातों ही बातों में रमेश ने अंशिका से कहा कि तुम अपना अबॉर्शन करा लो। दरअसल रमेश नहीं चाहता था कि ये बच्चा दुनिया में आए, इसलिए उसने पहले भी कई बार अंशिका से अबॉर्शन की बात कही थी, पर अंशिका राजी नहीं हुई। इसलिए आज फिर वो उसे मिलने के बहाने यहाँ पर लेकर आया था और फिर उसे अबॉर्शन के लिए बोलने लगा। लेकिन हर बार की तरह अब भी अंशिका उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं थी। रमेश ने काफी देर तक उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, पर अंशिका तो जैसे ठान चुकी थी कि वो इस बच्चे को अब दुनिया में लाकर ही रहेगी। इसी बात को लेकर दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि रमेश ने अंशिका की जान लेने का फैसला कर लिया, जो कि वो पहले से सोच के आया था। उसने सोच लिया था कि अगर अंशिका ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जान से मारकर उससे अपना पीछा छुड़ा लेगा। इसी साजिश के चलते वो अपने साथ एक चाकू और रस्सी वगैरह भी लेकर आया था और जब अंशिका ने उसकी बात नहीं मानी तो गुस्से में उसने अपने साथ लाई रस्सी को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और फिर उससे अंशिका का गला घोटना शुरू कर दिया, जिससे अंशिका जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर रमेश को लगा कि शायद अंशिका मर गई है, इसलिए वो उसके पास बैठा और चाकू की मदद से उसके गले पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो अंशिका उठ गई और उसने रमेश से पूछा कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर रमेश कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इतना कहकर वो अंशिका के गले पर हाथ रख देता है और हाथों की मदद से अंशिका का गला जोर से दबाने लगता है। साथ ही उसे इस बात का डर सता रहा था कि कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो जल्दी से अपने साथ लाए चाकू से अंशिका के गले पर हमला करने लगता है। ये चाकू उसके काम नहीं आता क्योंकि ये बहुत छोटा था, इसलिए रमेश अब एक खोखरी निकालता है और उसी से अंशिका के गले पर बेरहमी से वार करता है। कुछ ही पल में जब उसका काम हो जाता है और अंशिका बहुत ज्यादा घायल हो जाती है तो कुछ बूंदे रमेश पर भी आती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि अब अंशिका नाम का कांटा उसकी जिंदगी से निकल चुका है। लेकिन इस तरह अंशिका को छोड़ना उसे सही नहीं लगता, क्योंकि पुलिस आसानी से उसकी पहचान करके रमेश तक पहुंच सकती थी। इसलिए रमेश अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर अंशिका पर छिड़कने लगता है और फिर उसे आग लगा देता है। साथ ही अंशिका का जो फोन होता है वो उसकी सिम निकाल कर तोड़ देता है और फोन को भी चकनाचूर कर देता है। और जो हथियार, रस्सी वगैरह थी उन्हें भी वो ठिकाने लगाने के लिए वो बॉडी से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर जाता है और पूरी ताकत से चाकू और रस्सी को दूर फेंक देता है, जहाँ सिर्फ झाड़ियां थी और पेड़ पौधे थे और इंसानों के जाने का वहाँ कोई काम नहीं था। इसलिए रमेश को भी लगा
कि ना तो अब पुलिस को हथियार मिलेंगे और ना ही बॉडी के जलने के बाद अंशिका। लेकिन उसकी ये गलतफहमी अगले ही दिन दूर हो जाती है जब फॉरेस्ट गार्ड को अंशिका की अध जली बॉडी बरामद होती है और पुलिस तक भी ये खबर पहुंच जाती है। खैर, इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद प्रमेश इस बात से काफी खुश होता है कि उसका अंशिका से अब पीछा छूट गया है और उसने अपने परिवार की इज्जत बचा ली है, जैसा कि उसके चाचा ने कहा था। जी हाँ, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रमेश का चाचा ही होता है, जिसने ये पूरी साजिश रची थी। दरअसल चाचा को शुरू से ही अंशिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने साफ शब्दों में प्रमेश से कह दिया था कि वो उसकी शादी अंशिका से नहीं कराएगा और यही पूरे परिवार की मर्जी थी, क्योंकि प्रमेश के घर में सबसे बड़े उसके चाचा ही थे, जिनका हुक्म मानना सबके लिए फर्ज था, फिर चाहे वो कुछ भी हो। चाचा की इसी ना की वजह से प्रमेश को अंशिका से तलाक भी लेना पड़ा, लेकिन मोहब्बत के चलते वो अंशिका से दूर नहीं हो पाया और दोबारा से उसने शादी कर ली। और फिर जब सबको अंशिका की प्रेगनेंसी का पता चला तो चाचा ने भी मजबूरी में शादी करने के लिए इजाजत दे दी, पर एक डर अब भी उसे सता रहा था और वो था बच्चे का। भले ही दोनों ऑफिशियली शादी कर चुके थे, पर समाज में इनकी ये तीसरी नहीं बल्कि पहली शादी थी, जिसके 5 महीने बाद ही अंशिका बच्चे को जन्म देने वाली थी। यही बात चाचा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि लोग जब शादी के 5 महीने बाद बच्चे की खबर सुनेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे, पूरे परिवार की थू-थू हो जाएगी। चाचा नहीं चाहता था कि अंशिका के गर्भ में पल रहे बच्चे की वजह से परिवार पर लोग कीचड़ उछालें, इसलिए उसने प्रमेश से कहा कि वो अंशिका का अबॉर्शन करा दे और फिर तुम दोनों हंसी खुशी शादी करके एक साथ रह सकते हो। इससे किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। ये बात प्रमेश को भी ठीक लगती है, क्योंकि उसे अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने चाचा की बात मानकर अंशिका को कई बार अबॉर्शन कराने को कहा। पर अब अंशिका को गर्भवती हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे। उसे अपने बच्चे से एक अनजाना सा लगाव हो गया था, इसलिए वो उसे मारना नहीं बल्कि दुनिया में लाना चाहती थी। लेकिन प्रमेश इसके लिए राजी नहीं था। प्रमेश भी समझ चुका था कि अंशिका उसकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए 22 सितंबर की रात को वो पूरी प्लानिंग के साथ उससे मिलने गया, ताकि अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो उसे मारकर अपना पीछा छुड़ा लेगा। और जब अंशिका ने उसकी बात मानने से, अबॉर्शन कराने से साफ इनकार कर दिया, तो प्रमेश ने उसका गला रेत कर उसकी जान ले ली, क्योंकि उसे अंशिका से ज्यादा अपने परिवार की इज्जत प्यारी थी। अंशिका को मारने के बाद प्रमेश वहां से सीधा अपने चाचा के पास जाता है और उन्हें पूरी वारदात के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर चाचा थोड़ा परेशान होता है। साथ ही उसे इस बात की खुशी भी होती है कि प्रमेश ने अंशिका को मारकर उसके परिवार की इज्जत नीलाम होने से बचा ली है, इसलिए वो प्रमेश की सुरक्षा का इंतजाम करता है और सोच विचार करने के बाद प्रमेश को यूनिट में भेजने का फैसला करता है और खुद अपने साथ अपनी गाड़ी में प्रमेश को बैठाकर गांव से 250 किलोमीटर दूर जम्मू की तरफ निकल पड़ता है और कुछ दूर का सफर तय करने के बाद उसे जम्मू की यूनिट में छोड़ देता है। प्रमेश भी चाचा के सपोर्ट की वजह से काफी बेफिक्र होता है और बिना किसी डर, मायूसी और पछतावे के अपनी यूनिट में चला जाता है, ताकि वो पुलिस से बच सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस कभी भी आर्मी कैंपस के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। लेकिन जब पुलिस को प्रमेश की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर आर्मी कैंपस में एंट्री ले ली और आखिरकार प्रमेश को अरेस्ट करके अपने साथ थाने ले आई। हालांकि जब तक प्रमेश ने अपने चाचा को नहीं देखा था तब तक वो पुलिस पर रौब झाड़ता रहा, लेकिन चाचा के सामने आती उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसने अपना खौफनाक सच पुलिस के सामने रख दिया। अब पुलिस को गवाही तो मिल गई थी, लेकिन सबूतों की जरूरत थी, क्योंकि कोर्ट में अगर किसी भी मुजरिम को पेश किया जाता है तो उसके साथ सबूत भी जमा करने पड़ते हैं, साथ ही वो हथियार भी देने पड़ते हैं जिनसे सामने वाले की जान ली गई है। हथियार से लेकर लोकेशन वगैरह सब कुछ मालूम होनी चाहिए, लेकिन सबूत जुटा पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस जगह पर प्रमेश ने चाकू और रस्सी फेंकी थी वो ढलान वाला इलाका था जहां झाड़ियां, पेड़ पौधे थे। ऐसे में हथियारों को ढूंढ पाना एक टफ चैलेंज था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और प्रमेश को जंजीरों से बांधकर उसी जगह पर ले गई और उससे पूछा कि तुम्हारे अंदाजे से कितनी दूर तक वेपन जा सकते हैं। जब प्रमेश ने पुलिस को लोकेशन बताई तो पुलिस भी उसे लेकर ढलान वाले इलाके में नीचे उतर गई और कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस को चाकू और फिर वो रस्सी मिल गई, जिसके बाद प्रमेश और उसके चाचा को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रमेश को परिवार की इज्जत के लिए ये कदम उठाना चाहिए था या फिर उसको क्या करना चाहिए था? अंशिका की जो जान गई उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, प्रमेश का या चाचा का? और इनको क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।